नमस्कार दोस्तों, मैं स्टडी विथ राजन से राजन कुमार। यह मेडिवल यानी मध्यकालीन भारत का इतिहास का वीडियो है जिसमें लुसेंट और कुछ एडिशनल फैक्ट है। आप लोग इस वीडियो को देखिएगा। वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो में मोहम्मद गजनी को पढ़ने के पहले हम कुछ इतिहास जानेंगे कि भारत में मुस्लिम का आक्रमण सबसे पहले कब हुआ था, कौन अभियान सफल रहा, थोड़ा सा इसमें हम लोग जान लिया जाए। तो सबसे पहले भारत में जो मुस्लिम धर्म के लोगों का आक्रमण जो हुआ वो आपको मुंबई के तट पर आक्रमण हुए थे। कहाँ पे? तो मुंबई के तट पर। ये आपका प्रदीप भारत है और मुंबई मान लीजिए यहाँ पे ऐसा मुंबई साइड में है। तो यहीं पे सबसे पहले भारत पर अरबों ने आक्रमण किया था। कौन किया था? तो अरबों, याद रखिए। कौन? अरबों ने। अरबों ने, ये बात आप लोग याद रखिएगा। अरबों ने किया था। कब किए थे? तो डेट का जरूरत नहीं है, लेकिन डेट आप लोग याद रखिएगा कि 636 ईस्वी में किए थे आक्रमण। किंतु यह आक्रमण जो था क्या हुआ? विफल हो गया। क्या हुआ था? आक्रमण विफल हो गया था। उसके बाद आपको 711 ईस्वी में आक्रमण होते हैं। उस आक्रमण को भी विफल कर दिया जाता है। लेकिन 712 ईस्वी में जो आक्रमण हुए भारत पे, वो आक्रमण सफल रहा, जो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। यहाँ पे अब कुछ कहानी जानते हैं। इस आक्रमण का कारण क्या था? तत्कालिक कारण। तो तत्कालिक कारण ये था कि जो मोहम्मद बिन कासिम अरबी आक्रमण थे, तो अरब राजवंश के द्वारा दाहिर पे, जो उस समय सिंध का राजा थे, उन पे आरोप लगाया गया कि उसने समुद्री जहाज को लूट लिया है, अरबों के जहाज को लूट लिया है। लेकिन उन्होंने लूटे नहीं थे, दाहिर लूटे नहीं थे। अतः दाहिर से अरब ने क्या किया? हर्जाना देने के लिए कहा, लेकिन दाहिर ने इनकार कर दिया। उसके बाद आपको भारत पे सबसे पहले 711 ईस्वी में आपको अब्दुल्लाह के नेतृत्व में सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा। कौन? तो हजाज जो था, अरब के राजा थे, उन्होंने। लेकिन इससे क्या हुआ कि वो असफल कर दिया गया आक्रमण। अब्दुल्ला के नेतृत्व में जो आक्रमण हुए थे 711 में। लेकिन जब 712 ईस्वी में 17 वर्षीय मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सिंध पर आक्रमण किया गया, तो आक्रमण सफल हुए। अब इस आक्रमण के बारे में कुछ बताएंगे जहाँ से आपको क्वेश्चन बनेंगे। तो सबसे पहले हम ये आपको बताते हैं कि दाहिर जो थे, दाहिर एक ब्राह्मण वंश के शासक थे, मतलब धर्म से ब्राह्मण थे। दाहिर के जो आपको पिता थे, उनका नाम चंद्र था और दादा का नाम चर्च था। ठीक था। चर्च ने आपको सिंध पे ब्राह्मण वंश का शासन स्थापित किया था। उसके पहले वहाँ पे शूद्रों का शासन था और बौद्ध धर्म मानने वालों की अधिकता थी। बौद्ध धर्म मानने वालों की अधिकता थी। ऐसा माना जाता था कि जब ब्राह्मण वंश का शासक वहाँ पे हुआ, तब बौद्ध धर्मों के साथ वो लोग दुर्व्यवहार करने लगे और बौद्ध धर्मों पर अत्याचार करते थे, जिससे कि आपको सिंध के शासक जो थे दाहिर या उनके पूर्वज, उनसे जनता का संपर्क ठीक से नहीं हो पाता था। और जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया, तब आपको ऐसी संभावना व्यक्त की जाती है कि आपको बौद्धों ने भी सिंध को पर आक्रमण करने के लिए मोहम्मद बिन कासिम का सहयोग किया था। ठीक, मोहम्मद बिन कासिम का सहयोग किया था। अब जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण कर दिया 1712 ईस्वी में, तो वो आपको सिंध को जीत लिया। और सिंध को जीत लिया, इस दौरान आपको दाहिर तो मारा गया युद्ध में, दाहिर युद्ध में मारा गया। लेकिन दाहिर के किले की रक्षा के लिए उनकी पत्नी और अन्य महिलाओं ने अस्त्र उठाया। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, उनकी पत्नी और अन्य महिलाओं ने अस्त्र उठाया, लेकिन वो भी आपको असफल साबित हुए और उन्होंने अपने आप को जलाकर मार दिया। ठीक, और उसके बाद आपको दाहिर के पत्नी और 2 बेटी जो थी उनको आपको अरब भेज दिया गया। ठीक, इसके पीछे बहुत बड़ा अब कहानी है, उतना कहानी आप लोग को जानने की जरूरत नहीं है। बाद में भी मोहम्मद बिन कासिम को हत्या आपको कर दिया गया था, खलीफा के द्वारा हत्या कर दिया गया था। बीच में कहानी है, हत्या का कारण है, तो उसको जानने की आवश्यकता नहीं है।
अब यहाँ पे हम आते हैं, मोहम्मद जो बिन कासिम का आक्रमण हुआ था सिंध पे, उसका उल्लेख चचनामा नामक ग्रंथ में लिखा गया है। चच जो इनके दादाजी का नाम है, उन्हीं के नाम पे ग्रंथ का नाम रखा गया चचनामा, जिसमें आपको इस वंश के बारे में कहानी और अरबों के आक्रमण के बारे में बताया गया है। ठीक, अब देखिए, अरब जो आक्रमण किए, सिंध पर आक्रमण जो किए थे मोहम्मद बिन कासिम या उसके बाद और जो आक्रमण हुए, उसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। तो अरबों ने सिंध में ऊंट पालन तथा खजूर की खेती का प्रचलन किया। क्या किया? अरबों ने सिंध में ऊंट पालन तथा खजूर की खेती का प्रचलन किया। अरबों ने दिहरम नामक सिक्के का सिंध में प्रचलन कराया। अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम ने सिंधवासियों से जजिया कर की पहली बार वसूली की। मतलब प्रथम बार जजिया कर वसूले जाने की कहानी आपको कहाँ से उल्लेख मिलता है? तो आपको सिंध से। किसने वसूला था? तो अरब आक्रमणकारियों ने, याद रखिएगा। ठीक, आज जैसे आप लोग को पीछे भी बताएं कि संभवतः सिंध विजय अभियान में मोहम्मद बिन कासिम को बौद्धों ने सहायता प्रदान किया था। ठीक, तो इतना कहानी वहाँ से आपको आते हैं निकल के। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब मुस्लिम धर्म अपने प्रारंभिक अवस्था में था तो मुख्य नेतृत्वकर्ता जो थे वो कौन थे? अरबी थे। उसके बाद आपको ईरानी हुए, उसके बाद आपको कौन हुए? तो उसके बाद आपको तुर्क लोग हुए। ठीक, तुर्क लोगों ने इसका सबसे अधिक विस्तार किया और तुर्क आक्रमणकारी, जब अरब आक्रमणकारी समाप्त हुआ भारत पे, उसके बाद में फिर जब दोबारा आक्रमण हुआ भारत पर मुस्लिम लोगों का, तो कौन थे? तो तुर्क आक्रमणकारी थे। अरब के बाद ईरानी लोग ज़्यादा इंटरफेयर भारतीय मामला में नहीं किया, तुर्क लोगों ने किया था। तो अब आते हैं हम लोग तुर्क आक्रमणकारी के बारे में। तो तुर्क आक्रमणी जो आक्रमणकारी थे उसमें सबसे प्रमुख जो थे वो कौन थे? मोहम्मद गजनी। कौन थे? मोहम्मद गजनी। ठीक, अब ये इनका उद्देश्य क्या था आक्रमण करने का? तो चाहे आपको मोहम्मद बिन कासिम हो या मोहम्मद गजनी हो, इनका बहुत सारा मतलब उद्देश्य बताया जाता है, लेकिन सबसे प्रमुख उद्देश्य था वो धन की प्राप्ति था। अपने धर्म की प्रचार करना भी उद्देश्य था, लेकिन मुख्य उद्देश्यों में धन की प्राप्ति था। ठीक है, साम्राज्य स्थापित करने की इनकी कोई लालसा नहीं थी। साम्राज्य स्थापित करने की लालसा सबसे पहले जो आया वो आपको मोहम्मद गोरी के विचार में आया। तो उन्होंने साम्राज्य स्थापना करने का बात सोची और भारत में मुस्लिम वंश का स्थापना भी किया। ठीक, तो मोहम्मद गोरी के पहले जो भी मुस्लिम आक्रमणकारी भारत में आए, उनका एक ही उद्देश्य था। क्या था? तो आपको धन प्राप्ति कर लेना है, धर्म का प्रचार प्रसार थोड़ा बहुत कर लेना है, लेकिन सबसे प्रमुख जो उद्देश्य था वो धर्म प्रचार था। ठीक, तो इतना आप लोग याद रखिएगा, ये बात इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट हमको लगा वो बता दिए हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना बात बताए हैं, कहानी संक्षेप में बताए हैं, ज़्यादा बुझिला भी नहीं लगे और आप लोग को समझ में भी आ जाए और आप लोग का एग्जाम में काम भी चल जाए। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। तो आगे अब आते हैं मोहम्मद गजनी। तो मोहम्मद गजनी के बारे में हम ये बताते हैं कि 21 वंश के थे। तो आप लोग को ये याद रखना होगा कि इनकी जो वंश थी वो था आपको यमनी वंश। कौन था? यमनी वंश। ठीक, ये बात याद रखिएगा, यमनी वंश के थे मोहम्मद गजनी। अब देखिए इस लुसेंट में आते हैं, फर्स्ट लाइन क्या लिखा हुआ है, एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ पे दिया है सिंध के बारे में, आप लोग पढ़ के बताते हैं। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया। अरबों ने सिंध पर 1712 ईस्वी में विजय प्राप्त की। अरब आक्रमण के समय सिंध का राजा कौन था? दाहिर था, पदवी किए हैं। भारत पर अरबवासी के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन दौलत लूटना, इस्लाम धर्म का प्रचार करना, लेकिन मुख्य उद्देश्य जो था क्या था? धन दौलत को लूटना। ठीक, नेक्स्ट आते हैं हम लोग मोहम्मद गजनी। मोहम्मद गजनी में आएंगे तो 932 ईस्वी में अल्पगीन नामक एक तुर्क सरदार ने गजनी साम्राज्य की स्थापना की, जिसकी राजधानी क्या थी? गजनी थी। बस यही एक लाइन यहाँ से याद रखिएगा आप लोग कि जो मोहम्मद गजनी वंश का संस्थापक कौन था? तो वो था आपको अल्पतगीन। गजनी वंश का संस्थापक कौन था? तो अल्पतगीन। ठीक, इसकी राजधानी क्या थी? तो इसकी राजधानी गजनी थी। ठीक, बस इतना ही याद रखिएगा। उसके बाद आगे कहानी जो बढ़ते हैं, क्या है कहानी? तो अल्पतगीन की मृत्यु के पश्चात कुछ समय के लिए गजनी में पीरितगीन का शासक रहा। इसी के शासनकाल में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया गया। इस लाइन की ज़्यादा जरूरत नहीं है। हाँ, कहीं कभी पूछ सकता है कि भारत किस निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के समय भी भारतीय सीमा पर, भारत पर तो आक्रमण पहले हो चुका है, भारतीय सीमा के अंदर प्रवेश करने वाले आपको अल्पतगीन के समय आक्रमण किया गया था, लेकिन इस लाइन का ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट है नहीं। चलिए नेक्स्ट आते हैं। प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश का शासक जयपाल था।
अब देखिए, मोहम्मद गजनी जब आक्रमण करेगा ना भारत में, तो पंजाब के क्षेत्र से प्रवेश करेगा। जो पाकिस्तान भारत का पंजाब क्षेत्र है उस क्षेत्र से प्रवेश करेगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर से प्रवेश करेगा नहीं, पहाड़ी इलाका है, और गुजरात से प्रवेश करना मुश्किल है। तो पंजाब के क्षेत्र से, राजस्थान से प्रवेश कर नहीं सकता है क्योंकि रेगिस्तान है। तो सबसे जो सूटेबल एरिया है वो पंजाब है। तो पंजाब से प्रवेश करते हैं, और पंजाब में जो शासन था क्यों था, जयपाल था। ये बात याद रखिएगा। सबसे पहले जो ये लोग का आक्रमण मतलब किए लोग, जब ये लोग आक्रमण किया पंजाब पर, तब पंजाब से आपको जयपाल से आपको भिड़ंत हुई थी। किसकी? मोहम्मद गजनी की भी। ठीक, अब देखिए आगे हम आते हैं। अल्पतगीन का गुलाम तथा दामाद सुतुकबिन 1777 ईस्वी, सॉरी, अल्पतगीन का गुलाम तथा दामाद सुबुक्तगीन 977 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा। मोहम्मद गजनी सुबुक्तगीन का पुत्र था, जिसकी जन्म 1 नवंबर 971 ईस्वी में हुआ था। देखिए इस सब का कोई आपको जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं, सब फालतू चीज़ है। यहाँ से आपको याद रखना तो रख सकते हैं, उतना भी इम्पोर्टेंट है नहीं। मोहम्मद गजनी का जन्म कब हुआ था? 971, नहीं पूछेगा आपको। पॉसिबिलिटी 0.1% का है कि उसका जन्म डेट पूछते हैं आपसे। ठीक, कोई क्या पूछता है, आपको एग्जाम के विषय उसके बारे में जानना है कि कहाँ क्या किया है भारत में आके, कि उसका जन्म कब हुआ है, उसका पिता कौन है, उसका माता कौन है, वो कहाँ, ये सब कुछ ज़्यादा एग्जाम से जो फेमस ज़्यादा होते हैं ना, जो भी इतिहास में शासक जो फेमस होंगे उन्हीं के बारे में सब पूछा जा सकता है। इन लोग के बारे में वो सब जानकारी रखना आपके लिए उचित नहीं है। चलिए आगे आते हैं। आगे वाला जो लाइन है, अपने पिता के काल में मोहम्मद गजनी खुरासन का शासक था। अपने पिता के काल में मोहम्मद गजनी कहाँ का शासन था? तो खुरासन का शासक था। ये आप लोग याद नहीं रख सकते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद गजनी 27 वर्ष की अवस्था में 958 ईस्वी में, 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। ये आपको इम्पोर्टेंट है कि शासक कब बना मोहम्मद गजनी, तो 998 ईस्वी में। ठीक, अब उसका अवस्था क्या था उससे मतलब नहीं है आपको। अब देखिए ये वाला लाइन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक, कि बगदाद का खलीफा अल आदिर बिल्लाह ने मोहम्मद गजनी के पद को मान्यता प्रदान किया था। याद रखिएगा, बगदाद का जो खलीफा थे वो आपको मोहम्मद गजनी को क्या दिए थे? आपको मान्यता प्रदान किए थे। और उपाधि क्या दिए थे? तो यामीन उद दौला तथा यामीन उल मिलाह। ये बात याद रखिएगा कि मोहम्मद गजनी ने क्या चीज़ का उपाधि धारण किया था? तो यामिद उद दौला तथा यामीन उल मिलाह की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट, इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि मोहम्मद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। ये बात याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। मोहम्मद के भारतीय आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य धन की प्राप्ति थी, बतेवी किए हैं। ठीक, मोहम्मद गजनी एक मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था, मतलब मूर्ति का लूटपाट करता था, सोना चांदी वहां से चुराता था, इसलिए उसका नाम रखा गया है मूर्ति भंजक। मोहम्मद गजनी ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1000 ईसा में किया तथा यह पेशावर के कुछ भागों पर अधिकार कर लिया। प्रथम आक्रमण याद रखिएगा कि 1000 में किया है, 900 आपको 98 में गद्दी पर बैठा और 2 साल के बाद में भारत पर आक्रमण किया है। और उसकी सबसे पहले जो सामना हुआ था पंजाब के शासक जयपाल से हुआ था। ये बात आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद वाला लाइन जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। मोहम्मद गजनी ने 208 ईस्वी में नागरकोट के विरुद्ध हमले की को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है, कोई जरूरत नहीं है ज़्यादा। मोहम्मद गजनी ने थानेश्वर के चक्रा स्वामी की काष्ठ निर्मित आदमकंद प्रतिमा को गजनी भेजकर रंगभूमि में रखवाया, कोई जरूरत नहीं है इसका। मोहम्मद गजनी की सबसे चर्चित आक्रमण 225 26 कहीं 25 मिलेगा, कहीं 24 मिलेगा। ठीक है, तो उस डेट के पीछे ज़्यादा भागेगा नहीं। 225 में सोमनाथ मंदिर पर हुआ था। इस मंदिर की लूट में उसे करीब 20,000 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी थी। सोमनाथ की रक्षा में सहायता करने के कारण आपको अहिलवाड़ा के शासक जो थे मोहम्मद ने आक्रमण किया। ठीक, तो याद रखिएगा सोमनाथ को कब आक्रमण करके लूटा गया था? मोहम्मद गजनी द्वारा 225 ईस्वी में। सोमनाथ मंदिर लूट कर ले जाने के क्रम में मोहम्मद पर जाटों ने आक्रमण किया तथा कुछ संपत्ति लूट ली थी। ये भी बात आप लोग को याद रखना होगा थोड़ा सा। मोहम्मद गजनी का अंतिम भारतीय अभियान 227 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध हुआ था। मोहम्मद गजनी की मृत्यु 230 ईस्वी में हो गई थी। ये लाइन याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं। सुल्तान की उपाधि धारण करना वाला प्रथम शासक मोहम्मद गजनी था। मोहम्मद के सेना में देखिए, अब यहाँ पे सुल्तान की उपाधि सबसे पहले किसने धारण किया था? तो मोहम्मद आपको गजनी था। ठीक, और उसके दरबारी कवि में देखा जाए तो 4 दरबारी कवि थे। एक अल
बारूनी थे, फिरदौसी थे, उतबी थे, फारूकी थे। अब ये तो था फैक्ट। अब आते हैं हम कुछ कहानी के पीछे, जो इससे रिलेटेड कहानी जो होगा आपको हम समझाते हैं, जहाँ से इम्पोर्टेंट होगा वो सब बताते हैं। जब इसने भारत पर आक्रमण किया तो सबसे पहले पंजाब के रास्ते से आक्रमण किया और जयपाल को पराजित किया। ये बात आप लोग को पता है, ये बात आप लोग को पता है। और आक्रमण भारत पर करने का ये लोग का उद्देश्य था क्या उद्देश्य था? तो अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा अलग अलग विचार दिया गया है, जिसमें धन की प्राप्ति सबसे उच्चतम है। बस ज़्यादा कहानी के पीछे मत भागिएगा, धन की प्राप्ति याद रखिएगा, ठीक। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, निकलते हैं। तो नेक्स्ट आप लोग के लिए जो इम्पोर्टेंट होगा उसमें देखिए, जब मोहम्मद गजनी आक्रमण किया तो एक कनौज के जो शासक थे उनका नाम था आपको राजपाल। क्या नाम था? राजपाल। उसने बिना लड़े ही आपको गजनी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। जब आक्रमण किया बहुत सारा क्षेत्र जीता था गजनी। जब कनौज भी पहुंचा, कनौज का शासक राजपाल था, लेकिन राजपाल बिना लड़े ही गजनी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, जिससे गुस्सा के बुंदेलखंड के जो राजा थे, देखिए क्षेत्र का नाम रखिए, नाम क्यों नाम, क्षेत्र का नाम याद मत रखिएगा, ठीक। तो बुंदेलखंड के जो चंदेल शासक विद्याधर थे, उन्होंने एक ग्रुप बनाया, संघ बनाया, किस लिए? तो राजपाल को दंड देने के लिए। और बाद में इस संघ ने राजपाल के क्षेत्र पर आक्रमण करके राजपाल को मौत के घाट उतार दिया और उनके राज को छीन भिन कर दिया, ठीक। बाद में विद्याधर को दंड देने के लिए मोहम्मद गजनी उधर से चला, क्योंकि उसके मतलब क्या कहते हैं, जो आत्मसमर्पण किया था, मतलब उसका अधीनता जो स्वीकार किया था, उस पर आक्रमण किया गया था। तब विद्याधर को दंड देने के लिए जब मोहम्मद गजनी चला तो ये आपको अंत तक डटे रहे, लेकिन मुकाबले के एक दिन पहले ही वहां से फरार हो गए, चल दिए, धैर्य खो बैठे, इनको लगा हार जाएंगे, चल दिए, ठीक है, और चले गए। उसके बाद अन्य क्षेत्रों पर मोहम्मद गजनी के द्वारा आक्रमण किया गया, सोमनाथ मंदिर को भी लूटा गया आगे चल के। तो यहाँ पे सोमनाथ के भी बारे में भी कहानी है कि वहाँ के लोग मतलब पुजारी जो समझते थे इस पर मोहम्मद गजनी आक्रमण कर कुछ नहीं कर सकता है, शिव भगवान का हम लोग पर असीम कृपा है। लेकिन धीरे धीरे जीतते हुए वहाँ पे भी पहुँचा मोहम्मद गजनी, और इस आस्था के कारण, जो वहाँ का पुजारियों की आस्था थी, उस आस्था के कारण लगभग 50 से 60 हज़ार लोग उस मंदिर में जो शिव भक्त थे वो जुट गए थे। तो शिव भक्त जुट गए तो गजनी के द्वारा महाकत्लेआम किया गया और लगभग 50,000 लोगों को मार दिया गया था उस युद्ध में। उसके बाद वहाँ से जो मंदिर ले गया तो वहाँ पे अपना धन संपत्ति लूटा, लिंग को भी चुरा कर ले गया और वहाँ पे गजनी में अपने राजधानी के सीढ़ियों में उसको लगा दिया। ऐसे ऐसे कहानी है। तो यहाँ से आपको क्या बनेगा, जो लुसेंट का इंपॉर्टेंट बात बताए हैं उसको याद रखिएगा। बाकी याद रखिएगा किसने अब बिना लड़े ही अधीनता स्वीकार कर लिया था मोहम्मद गजनी का, तो कौन था? तो राजपाल था, कनौज का शासक। और कौन जो था राजपाल के विरुद्ध को दंड देने के लिए संघ बनाया था, तो चंदेल का शासक विद्याधर था। और विद्याधर के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि इसने एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो मोहम्मद गजनी का दंड का मुकाबला किया। ये भी बात याद रखिएगा, ठीक। उसके बाद आगे जाके उनकी मृत्यु हो जाती है। बाकी लुसेंट आप लोगों को बताए हैं, ठीक। लुसेंट आपको मृत्यु हो जाती है किनकी? तो मोहम्मद गजनी की मृत्यु हो जाती है। मोहम्मद गजनी की आगे चल के मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद में देखिए क्या क्या ये योगदान दिए हैं, कुछ और अलग फैक्टर देखते हैं हम लोग कि ये जब आए भारत में तो क्या क्या किए। तो इनके साथ 4 दरबारी आए थे, 4 कवि आए थे। उनमें अलबरूनी थे, उतबी थे, फिरदौसी थे, फारूकी थे। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट था। जिसमें से फिरदौसी ने शाहनामा की रचना किया है। अलबरूनी जो थे मोहम्मद शाह के साथ, मतलब मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया था, जिनकी प्रसिद्ध पुस्तक किताबुल हिंद है, जो तत्कालिक इतिहास जानने का महत्वपूर्ण साधन है। मतलब उस समय के इतिहास के बारे में बताया है। किताबुल हिंद कौन लिखे हैं? तो अलबरूनी लिखे हैं। इसने भारतीय गणित, इतिहास, भूगोल, खगोलविद आदि की भी समीक्षा की गई है। किसमें? तो किताबुल हिंद में। याद रखिएगा। उतबी जो अन्य लेखक जो हैं, अन्य दरबारी कवि जो हैं, वो क्या किए हैं? वो भी किताब लिखे हैं, किताबुल यामीन तथा तारीख ए यामीन। किताबुल यामीन तथा तारीख ए यामीन की रचना किए हैं। संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के मोहम्मद गजनी ने जारी किया था।
मतलब किसकी मुद्रा पर संस्कृत में लेख मिलता है? तो मोहम्मद गजनी के। और देवी देवता का थी आपको चित्र किस शासक के आपको सिक्का पर मिलता है? तो वो होगा मोहम्मद गोरी। तो चांदी के सिक्के मोहम्मद गजनी ने भी जारी किए थे, जिसपे संस्कृत मुद्रा लेख था। इस सिक्के के ऊपरी भाग पर अंकित मुद्रा लेख अरबी भाषा में तथा दूसरी तरफ आपको संस्कृत भाषा में लिखे गए थे, याद रखिएगा। ठीक, तो यहाँ पे मोहम्मद गजनी हो गए। अब आते हैं हम लोग मोहम्मद के उत्तराधिकारी। मोहम्मद के उत्तराधिकारी जो थे वो कौन थे? तो मोहम्मद के उत्तराधिकारी बहुत सारे लोग हुए, जिनमें उनका पुत्र उत्तराधिकारी बना। दावा बहुत लोग कर रहे थे, जिनमें उनका पुत्र उत्तराधिकारी बना। विजय हुआ। विजय में उनके पुत्र का नाम क्या था? मसूद। कोई गरज नहीं है उसका याद करने का, छोड़िए उत्तराधिकारी के बारे में, इतना बता दिए कि मसूद उनका उत्तराधिकारी था। नहीं, आवश्यकता है नहीं, आवश्यकता है नहीं। आगे चल के जो नेक्स्ट आक्रमणकारी हुए हैं वो 150 साल के बाद आक्रमण किए हैं। 150 साल के बाद आक्रमण हुआ है। किनका? तो मोहम्मद गोरी का। चलिए आगे हम आते हैं। अब देखिए मोहम्मद गोरी को हम देखेंगे तो मोहम्मद गोरी जो वंश था उसके साथ साथ एक ख्वारिज्म वंश के भी उदय हुआ था पश्चिम एशिया में, ख्वारिज्म वंश। लेकिन ख्वारिज्म वंश जो था पश्चिम एशिया से पूर्व की ओर आपको किधर चला गया? तो वो चला गया पश्चिम की ओर। ठीक है, मतलब कैप्सियन सागर, यूरोप के क्षेत्र में जितना तुर्की उर्की क्षेत्र को जितने लगा, और ये मोहम्मद गोरी उसके विपरीत भारतीय क्षेत्र में प्रवेश किए, क्योंकि उधर तो रास्ता बंद था भाई, तो इधर आएंगे, क्योंकि ख्वारिज्म वंश जो था मोहम्मद गोरी से संपन्न था, इनको हरा देता, इसलिए उसके ज़्यादा उधर नहीं निकले, भारत की तरफ मुँह किए। और भारत में मोहम्मद गोरी का आक्रमण शुरू होता है। उसकी कहानी को हम लोग देखते हैं। सबसे फैक्ट बाद में देख लेंगे, फैक्ट बहुत कम दिया है यहाँ पे। हम लोग इम्पोर्टेंट जो कहानी है उसको देखते हैं ताकि आप लोग को याद हो जाएगा। तो मोहम्मद गोरी का जो नाम था वो शिहाबुद्दीन उर्फ मुईजुद्दीन मोहम्मद गोरी था। क्या नाम था? शिहाबुद्दीन उर्फ मुईजुद्दीन मोहम्मद गोरी। ठीक, ये बात आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़िए। अब देखिए मोहम्मद गोरी भारत पर आक्रमण करने का कारण जो था क्या क्या है उसको आपको बताते हैं। और सबसे पहला कारण जो हो जाएगा वो होगा मोहम्मद गोरी महत्वाकांक्षी था। भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करना उसका प्रमुख लक्ष्य था। देखिए पहला मतलब जो मोहम्मद गजनी हुए थे, चाहे उसके पहले आपको कासिम जो थे, उन लोग का उद्देश्य क्या था? धन संपत्ति लूटना। लेकिन मोहम्मद गोरी का उद्देश्य क्या बन गया यहाँ पे बन गया कि साम्राज्य स्थापित करना। ठीक है, गजनी और गोल वंश में वंशानुगत शत्रुता चल रही थी, आ रही थी। उस समय तक पंजाब में गजनी वंश का राज था। पंजाब के उस राज को अपने अधीनता में लेना उसका अन्य लक्ष्य था। मतलब धन संपत्ति के साथ साथ अपनी पुरानी जो पैतृक दुश्मनी थी उसको भी समाप्त करना उद्देश्य था। और वहाँ पे ख्वारिज्म शासक जो थे पश्चिम में, वो भी मोहम्मद गोरी के विस्तार को पश्चिम की तरफ रोक रहे थे, तो पूर्व की तरफ भागा मोहम्मद गजनी। इसके साथ साथ गोरी को धर्म विस्तार और धन की लालसा भी आपको भारत की तरफ खींचा। मतलब धर्म का प्रचार और धन की लालसा भी खींचा, लेकिन मुख्य में आपको साम्राज्य स्थापित करना था। अनुदेशों में ये सब उद्देश्य था। ठीक, चलिए अब यहाँ पे हम मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय भारत की स्थिति देखते हैं। तो भारत अभी भी बहुत छोटा मोटा प्रदेश में टूटा हुआ है। एक आध राजपूत शासक शक्तिशाली हो गए हैं, लेकिन फिर भी भारत उतना शक्तिशाली नहीं है कि विदेशी आक्रमण को रोक सके, जिसके कारण ही आपको मोहम्मद गोरी सफल हुए हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले मोहम्मद गोरी का आक्रमण जो होता है 1175 ईस्वी में मुल्तान पर होता है। मुल्तान पे होता है, मुल्तान को जीत लेता है। उसके बाद 1178 ईस्वी में कहाँ आता है? तो गुजरात में आक्रमण करता है। ठीक है, ये गुजरात के रास्ते होकर आया, पंजाब के रास्ते होकर नहीं आया, गुजरात के रास्ते आया। ठीक, गुजरात के रास्ते प्रवेश किया, लेकिन गुजरात के रास्ते पे आपको मिले कौन? तो आपको गुजरात के शासक को क्या नाम था उनका? तो मूलराज द्वितीय या बघेल भीम या भीम द्वितीय, एक ही आदमी के नाम है। मूलराज द्वितीय, बघेल भीम अथवा भीम द्वितीय ने अपने माँ जो उनकी थी नायिका देवी के साहस नेतृत्व में, मतलब दोनों आदमी मिलके मोहम्मद गोरी के साथ लड़ा भिड़ा और मोहम्मद गोरी को पराजित करके वापस जाने पर मजबूर कर दिया। जिसके बाद मोहम्मद गोरी क्या किए? मार्ग बदल दिए।
जिसके बाद क्या किया मोहम्मद गोरी, मार्ग बदल दिए, मार्ग बदल के अब पंजाब के रास्ते से प्रवेश किए और पंजाब में किसका शासन था, गजनी वंश का शासन था, उसको परास्त करके गजनियों से बादला भी ले लिए और आपको भारत पे आक्रमण करने का एक दरवाजा भी खुल गया। उसके बाद जब गजनी वंश पंजाब के क्षेत्र को मोहम्मद गोरी जीत लेते हैं तो क्या होता है कि पृथ्वीराज द्वितीय जो थे, द्वितीय नहीं तृतीय जो थे, उनकी सीमा से मोहम्मद गोरी की सीमा टकराने लगती है, जिसके कारण दोनों के बीच में दुश्मनी बढ़ जाती है और मोहम्मद गोरी का उद्देश्य नहीं था साम्राज्य विस्तार करना, तो चाहेगा कि राजपूत राजा जो थे पृथ्वीराज द्वितीय उनको हरा दिया जाए, जिसके कारण आपको दोनों के बीच में भटिंडा के निकट तराई के मैदान में, मतलब भटिंडा कहाँ है, पंजाब में, तो पंजाब में ही तराई के मैदान में युद्ध हुआ, प्रथम युद्ध हुआ, जिसको क्या क्या नाम जानते हैं, तराई का प्रथम युद्ध, जो 1191 ईस्वी में हुआ है, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय ने आराम से मोहम्मद गोरी को हरा दिया। लेकिन क्या हुआ, 1 साल के अंदर ही मोहम्मद गोरी से हार बर्दाश्त नहीं हो रहा था, फिर से तैयारी करके इधर लौटा। इधर मोहम्मद पृथ्वीराज तृतीय जो थे अपने जीत के जश्न में डूबे रहे और अब की बार मोहम्मद गोरी को हल्के में ले लिए और बोले कि तो कि इसके पहले हराइए दिए हैं, कहला दोस्तों अपने सगे संबंधियों को और मित्र राष्ट्र राज्य वाले को बुलाया जाए, चलिए अकेले ही मुकाबला कर लेते हैं। लेकिन इनका घमंड चूर चूर हो गया और मोहम्मद गोरी जो था वो तराई के सेकेंड युद्ध जो 1192 ईस्वी में लड़े गए थे उसमें पराजित कर दिया पृथ्वीराज तृतीय को और उन्हें बंदी बना दिया और बंदी बना के उनकी हत्या भी कर दी आगे चल के। ठीक, उसके बाद में जब जीत गया तो दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया, मोहम्मद गोरी जो था दिल्ली की राजधानी बनाया अपना, और 1114 ईस्वी में ही जो भारत पर आक्रमण करने के लिए, मतलब पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करने के लिए, अपनी निजी दुश्मनी का बदला लेने के लिए जयचंद्र ने मोहम्मद गोरी को बुलाया था, सहयोग किया था। लेकिन तुरंत ही मोहम्मद गोरी और जयचंद्र की दोस्ती दुश्मनी में बदल गई और दोस्ती जब दुश्मनी में बदल गई तो उसके बाद क्या हुआ, आपको युद्ध हुआ जिसको चंदावार के युद्ध के नाम से जानते हैं, जिसमें आपको जयचंद्र मारा गया। उसके बाद आपको फिर से एक छोटा मोटा युद्ध होता है, अंतिम मुकाबला मोहम्मद गोरी का, जो खोखरों के विरुद्ध मुकाबला हुआ था। और खोखरों को पराजित करके मोहम्मद गोरी जब गजनी लौट रहा था तो उस समय उसकी हत्या आपको 1206 ईस्वी में कर दी गई थी मार्ग में। इस प्रकार से मोहम्मद गोरी भारत में अपने साम्राज्य के नींव डालने में सफल रहा। जब मोहम्मद गोरी मर गया तो गुलाम वंश की नींव डाली गई भारत में, जिसका स्थापना कौन किया था, स्थापना किया था कुतुबुद्दीन ऐबक। अब आते हैं गोरी ने क्या किया, कुछ और कार्य किए हैं कि केवल आक्रमण किए हैं, तो नहीं, कुछ और कार्य भी किए हैं। क्या किए हैं उसको हम देखते हैं। तो मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर एक और कालिमा खुदा रहता था, मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर एक और क्या था, कालिमा खुदा रहता था और दूसरी ओर लक्ष्मी की आकृति रहती थी। गोरी के साथ एक शेख मुहिउद्दीन चिश्ती भी भारत आए थे, भारत में चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक मुहिउद्दीन चिश्ती ही थे, याद रखिएगा। भारत में चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक मुहिउद्दीन चिश्ती थे, जो किसके साथ भारत आए थे, मोहम्मद गोरी के साथ में आए थे। ठीक है, और मोहम्मद गोरी के ही एक सेनापति बख्तियार खिजली जो था वो बंगाल और बिहार में भारी लूटमार की थी, तो नालंदा विश्वविद्यालय जो था और विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो था उसको जला दिया था। ठीक, इस तरह से आपको मोहम्मद गोरी का जो कार्य था वो आपको खत्म हो गया। गोरी किस बार आक्रमण किया वो खत्म हो गया। अब आगे जो है गुलाम वंश जो है 1206 से 1290 ईस्वी तक है। ठीक, 1206 से 90 ईस्वी तक है। इसका और नाम भी है गुलाम वंश का, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नमस्कार।